फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा से पार्ट 2 यानी कि मैथ्स प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पूरा जो मैथ है आपका रिवाइज होता रहेगा। कंपटीटिव एग्जाम्स के हिसाब से जो मैथ्स आपसे पूछा जाता है वो यहाँ पर रिवाइज होता रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों में अगर मैथ्स सीखनी है या मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, उनको मैथ्स समझ में नहीं आती, तो आप हमारा जो सुपर टेट सीरीज है, सुपर टेट का जो लेक्चर आता है 11 बजे आ जाता है लगभग में। आजकल थोड़ा मेरा उंगली में प्रॉब्लम होने के कारण वो लेक्चर 11 बजे टाइमिंग नहीं तो 12-1 पे समथिंग बीच में आ जाता है। तो एक दो दिन रुक जाइए, फिर टाइमिंग आपकी निश्चित कर दी जाएगी। ओके, 11 बजे ही टाइमिंग है उसकी, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। उसमें कम से कम 12 लेक्चर हो चुके हैं आपके, वो आप जरूर देख लीजिए अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है। यानी कि जिनकी मैथ अच्छी है वो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। बाकी साइंस के लिए मेरा एक साइंस का लेक्चर चल रहा है जो आपका 20 पार्ट हो चुके हैं फिजिक्स से रिलेटेड। उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मैंने कवर करा दिए हैं, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइंस के लिए आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, हाईवे क्लासेस सर्च करना यूट्यूब चैनल पर, और इसकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले हाईवे क्लासेस लिखकर। ओके, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यानी कि हम लोग यूं कह सकते हैं कि अगर 60 लीटर का मिश्रण है, 60, उसमें जो अम्ल और पानी है, यानी कि इधर अम्ल कर लेते हैं और इधर पानी कर लेते हैं, वो तो वो 2 और 3 के अनुपात में। अगर हम टोटल यूनिट देखें तो 2 और 1 3 होता है, यानी कि टोटल मात्रा अम्ल और पानी की 3 हो रही है, जबकि टोटल है कितना 60 लीटर। तो हम बोल सकते हैं 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, और 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना 40, और यहाँ 1 बराबर कितना 20। यानी कि अम्ल कितना है 40 और पानी कितना है 20। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखो इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो देखो अम्ल भी कितना है 40 है, पानी कितना है 20, तो हम लोग कहेंगे कि भाई 20 पानी है तो आप यक्स पानी मिलाओ। और ये अम्ल में तो कुछ मिलाने को कह नहीं रहे हैं, इसलिए अम्ल को आपको बटे में ऐसे लिखना है, अम्ल इतना ही रहा। और फिर ध्यान दें, ऊपर जो है वो पानी है और नीचे जो है अम्ल लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। और फिर जो आपसे कहा जा रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यानी कि अम्ल और पानी, इसका मतलब 1 जो है अम्ल है और 2 है जो पानी है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान करके देखें तो ऊपर आपका पानी लिख लिया है मैंने, अगर आप अम्ल लिखना चाहें तो भी लिख लें, कोई समस्या नहीं। लेकिन अम्ल और पानी लिखा है तो देखो एक चीज समझना, अम्ल के सामने अम्ल और पानी के सामने पानी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अम्ल और पानी है, इसका मतलब अम्ल 1 है पानी 2 है, और हमने ऊपर 2 पानी लिखा है, इसका मतलब ऊपर 2 लिखना पड़ेगा और नीचे 1। ऐसा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पानी के सामने पानी और अम्ल के सामने अम्ल। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते थे कि अगर 40/20 प्लस एक्स बराबर 1/2, तो भी कोई समस्या नहीं, बात एक ही है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर बस गुणा कर लेते हैं कैची, 40 दूना 80 हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस एक्स बराबर 40 दूना 80, और 20 जो है ये 80 में से घट जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 लीटर। आंसर हो जाएगा 60 लीटर। सी इज द राइट आंसर। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन आपको सी दिया है, जो आपके आयोग ने आंसर माने हैं वो चीजें हमने आपके यहाँ सामने रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित होती हैं। वर्गों के वर्ग के अंकों पर अंकित होती हैं, वर्गों की ऊपरी सीमा पर केंद्रित होती हैं, वर्गों की निम्न सीमा पर केंद्रित होती हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वो बी है। वर्गों के जो ऐसे करके जो हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं, वो ऐसे करके श्रेणी में जो 0 से 5 ऐसे करके, तो वो यहाँ पर होता है, वर्गों के अंकों पर केंद्रित होती है, यानी कि वर्ग के जो अंक है उन पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा, देखो 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पर सिंपल सा ब्याज का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, और एक होता है एस आई बराबर PRT अपॉन कितना 100। तो देखो किसी ब्याज पर, धनराशि पर ब्याज जो है 1 पैसा, यानी कि 1 पैसा ब्याज है, कितने पर, ध्यान दें कितने पर है, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। ध्यान दें प्रति माह, यानी कि प्रति रुपया, रुपया को अगर हम पैसे में बनाए तो 100 पैसा लिख सकते हैं, आर हमसे पूछी गई है, और टी जो है प्रति माह, यानी कि 1 माह होता है, और बटे में देखो, बटे में होते हैं आपके 100, और देखो प्रति माह यानी कि माह को अगर आपको यहाँ देखो, जो यहाँ पर जो टी होता है वो आपका वर्ष में होता है, लेकिन यहाँ प्रति माह, एक माह को हम साल कैसे बनाएंगे, 12 से भाग करेंगे।
100 से 100 कट गया, 12 एकम 12 बराबर आर, यानी कि आर बराबर हम लोग बोल सकते हैं 12%। आर बराबर 12% हो गया इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, आसानी से देख लेना, फिर से आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा स्पीड बनाने रखना पड़ेगा, नहीं तो 25 क्वेश्चन में फिर आपको 1 घंटे से ऊपर लग जाता है समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगना तेज है, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दें, एक आपसे पुरुष है और एक महिला है और एक लड़का है, इसको हम लोग सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। सिंबल से डिनोट करने के बाद में आप देखेंगे कि कहा गया है कि एक पुरुष जो है एक महिला से दोगुना है, यानी कि पुरुष जो है महिला से दोगुना है, और फिर कहा गया है और एक महिला एक लड़के से दोगुना है, यानी कि महिला 2 लड़के। अगर लड़के को मान लेते हैं एक काम करती है तो महिला 2 करेगी और पुरुष 4 करेगी, ठीक है। महिला जो है लड़के से दोगुनी हो गई और पुरुष भी महिला से दोगुना है, यानी 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं ये सभी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, एक महिला एक पुरुष एक लड़का। देखो, एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 2 काम और एक लड़का एक दिन में 1 काम। तीनों लोग अगर एक ही दिन अगर देखें तो कितना काम करेंगे तीनों लोग, 4 2 6 और 1 7, एक दिन में तीनों लोग 7 काम करेंगे, जबकि इनको काम करने में 4 दिन लग गए, तो इसका मतलब काम कितना था, 7 चौक 28। कह रहे यही काम तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, 28 काम है, लड़का एक दिन में एक काम करता है, तो 28 काम कितने दिन में, 28 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं ज्यादा वीक स्टूडेंट पर फोकस नहीं करूँगा, ज्यादा वीक, क्योंकि आप मीडियम स्टूडेंट है तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि आप स्टूडेंट, लेकिन आप ज्यादा वीक हैं तो ये सीरीज छोड़कर आप सुपर टेट वाली मैथ सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट वहां पर मजबूत होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है, पहली संख्या का जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी संख्या के तीसरी अनुपात से 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अनुपात समानुपात का लिख रहा है, यानी कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दिया गया है, 2:3। फिर देखो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो हम लोग यहाँ से पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का योग निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, इस तरीके से देखो, यहाँ पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या पे फिनिश हो रहा है, यहाँ दूसरी संख्या से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये तरीका लगेगा जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना लिखना है हमको, 10 यहाँ लिख ले रहे हैं, और फिर ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये तरीका देखो, 5 दूनी 10 ऐसे गुणा होगी, फिर ऐसे गुणा होती है, 5 तियां 15, और फिर इसकी गुणा ऊपर देखो, ये 5 की गुणा पहले 2 में करना, फिर इधर कैंची गुणा होती है, फिर इसे 8 तियां 24। बस तीनों संख्याओं का रिलेशन हमारे पास आ चुका है, यानी कि 10 और 15 25 और 24 49 होता है, यानी कि 49 हो गया। 49 बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, 392, ठीक है। फिर 7 से काट दो, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, एक बराबर जो हमारे पास आया है वो 8 आया। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 24 का मान पूछ रहे हैं, 8 गुणे 24 कर लो, 8 चौको 32 के 2, और 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, 192 राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिया की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो पहिया जो एक चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी करता है, पहिया ऐसे होता है वृत्ताकार, और ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, ठीक है। ध्यान रखना, पहिया एक चक्कर में हमेशा 2πr, और जितने चक्कर से दूरी करेंगे वो कुल दूरी हो जाएगी। जैसे आपने एक चक्कर में ये दूरी है, अगर मान लेते हैं n चक्कर है, मतलब 5 चक्कर है, तो 5 से गुणा करेंगे तो वो कुल दूरी हो जाएगी। n चक्कर में तो यहाँ n से गुणा कर देंगे तो आपकी कुल दूरी आ जाएगी कुल, ठीक है। एक चक्कर में कितनी, 2πr, तो देखो 2π का मान 22/7 और r कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया कितने चक्कर लगे होंगे, मान लेते हैं n चक्कर लगे होंगे, तो इस प्रकार n चक्कर लगे होंगे तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 792 मीटर हो गई, कितनी, 792 मीटर। ध्यान दें यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो मीटर को भी हमको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, या सेंटीमीटर को मीटर में बना लो। मीटर को देखो, एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 792 था, उसमें हमने 100 से गुणा कर ली, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो गई वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 7 से काट देंगे, 7 तिया 21। अब आप इसको चाहे तो 2 से काट सकते हैं या 7 से 3 से काट दो, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 19, 3 छाक 18 बचा 1 हो गए 12, 3 चक्कू 12, ठीक। अब आप इसको 22 से काट सकते हैं, 22 से 22 से कम 22 बचे कितने 4, 22 दूना 44,
देखो यहाँ 2 बचा, 2 से काट देंगे 2 छंग 12, तो n बराबर आ गया ये वाला 6 और ये 2 जीरो आपके ऐसे बचे हुए हैं, तो n बराबर आ गया 6, यानी कि उसने कितने चक्कर लगाए, 600 चक्कर लगाए। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, एक चक्कर में भैया 2πr तय करता है और गुणे में n कर देंगे तो ये आपकी जो होती है वो कुल दूरी होती है। कितनी? कुल दूरी। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि पर सेकंड कितनी चक्कर लगाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, 2πr गुणे में n, ये कुल दूरी होती है। पर सेकंड पूछे तो 1 सेकंड से बाद, 1 मिनट में पूछे तो उसको सेकंड में बना लेना, ऐसे करके जो भी हो दूरी। अगर कई बार चाल पूछते हैं, चाल, तो चाल बराबर जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। दूरी आपकी होती है 2πr इंटू में n, ये दूरी होती है। और अगर आपसे चाल पूछें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि जो समय दिया जाए वो यहाँ से भाग कर लेना तो चाल निकल आएगी। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन में अगर कोई कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो एक चीज बता दें, यहाँ पर ये जो लिखी हुई है भुजाएं, ये 5 12 13, ये ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। देखो कौन कौन सी ट्रिपलेट होती है, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, और एक होता है 7 24 25, ये होता है, और एक होता है 8 15 17। ये 4 ट्रिपलेट हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत यूज होती है। तो उसी में से है ये 5 12 13, ये समकोण त्रिभुज में ही यूज होती है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या? आधार गुणे ऊंचाई। कभी भी कर्ण का प्रयोग नहीं होता है, और कर्ण वो भुजा होती है जो सबसे लंबी होती है। जैसे 5 12 13 में कर्ण अगर हम पूछें तो 5 12 13 में जो कर्ण हो जाएगा, 5 12 13 में जो कर्ण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी भुजा हो जाएगी। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। कर्ण का हमारे जो क्षेत्रफल में है वो यूज कुछ नहीं है। तो ये आपका त्रिभुजाकार का खेत का परिमाप है। क्योंकि परिमाप किसी भी त्रिभुज का हो तो तीनों भुजाओं का योगफल होता है। साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेशियो है ये कहीं ना कहीं कुछ ना वैल्यू कटी होगी। ठीक, 5 12 13, यहां पर हम लोग x मान लेंगे। ठीक, तो परिमाप पहले हम लोग निकालते हैं 540। देखो सभी को जोड़ लो, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25, और 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 x हो जाएगा परिमाप। और यहाँ पर परिमाप कितना है, 540। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 बचे 2, 3 8 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 18। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाली भुजा कितनी हो गई, 18 पंचे 90। ये वाली कितनी हो गई, 12 गुणे 18, 12 गुणे 18 जो भी आ जाए, 12 गुणे 18 ये हो गया। और अगर आपका कर्ण पूछते हैं तो 13 गुणे 18 हो जाता है ये वाली भुजा। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो ये कर्ण को छोड़कर इनमें से चाहे तो आपके 12 गुणे 18 वाली भुजा आधार हो या 90 वाली आधार हो, क्योंकि गुणा दोनों की करनी है, तो हमें दोनों की गुणा यहाँ पर करा देनी है 12 गुणे 18। बात ये समझ पाए, कर्ण को छोड़कर हमें आधार गुणे ऊंचाई की गुणा करानी पड़ती है। अब ये हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे आधार ये हो चाहे ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो बस अब हम लोगों को कट कर लेना है, 2 से काट दो, यहाँ से 2 छंग 12। तो यहाँ पर देखो 90 को ऐसे रहने दो, 18 से गुणा कर लो, 18 गुणे 6, 18 का कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और गुणे में 90 है। तो ये 0 से हम लोग 0 कर देंगे, 9 8 72 के 72, और 9 एकम 9, यहाँ पर आ जाएगा 9720, राइट आंसर हो जाएगा 9720। बी इज द राइट आंसर। ओके, आप कंपेयर करना, जो बातें हमने बताई हैं ध्यान से सुनना और फिर से इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, हम फिर से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को थोड़ा आगे या पीछे बढ़ाकर फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात है 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपए अधिक है, करें स्कूटर का मूल्य 4200 रुपए अधिक है मोपेड से, तो देखो स्कूटर का मूल्य कितना है 9 और मोपेड का कितना है 5, तो कितना अधिक है 4, और जबकि यहाँ कह रहे हैं 4200 अधिक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 बराबर 4200। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तो मोपेड का मूल्य बताइए, मोपेड का मूल्य है 5, यानी कि 4 बराबर अगर 4200 है तो 5 बराबर कितना, बस 4 से पहले काट दो, 4 एकम 4 ना जाने 0, 4 पंचे 20, एक बराबर जो आपका आ गया वो 1005 है, और हमसे 5 बराबर पूछा जा रहा है, क्योंकि मोपेड का मूल्य पूछा जा रहा है, मोपेड का है 5, तो हम लोगों को 5 से गुणा करानी चाहिए। 0 में गुणा हो गया 0 आएगा, 5 से गुणा हो गया 5 25, और 5 एकम 5, 5250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5250। बी इज द राइट आंसर, 5250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ आप बने रहिए, और किसी भी एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हों तो ये मैथ्स का लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से, ठीक है, और 17/22 भाग किससे, कार द्वारा तय कर लेता है, ये कार से और ये ट्रेन से।
शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है वह कितनी दूरी चलता है। तो हमें टोटल दूरी बतानी है। देखो टोटल दूरी आपको तभी पता चल जाएगी जब इन दोनों को जोड़ें हम लोग। इन दोनों को जोड़ने के लिए बड़ा आसान है। यहाँ 22 है, यहाँ 11 को हम लोग 22 बड़े आसानी से बना सकते हैं। 2 से गुणा कर लो, 2 से इधर करोगे तो 2 से ऊपर कर लो। सोचो 11 दूनी 22 यहाँ आ चुका, 22 यहाँ है। जब हर समान हो तो सीधे हम लोग ऊपर ऊपर का जोड़ सकते हैं। 17 और 2 दूनी 4, 17 4 21/22, 21/22 आपका आ गया जो इन दोनों का जोड़। अब आप ध्यान से देखें कि जो दूरी थी आपकी, मान लेते हैं कि 22 थी, 22 में से कितनी चली जा चुकी है, 21। यानी कि अगर शेष अगर देखें तो शेष जो आपकी दूरी बचेगी वो 1/22 बचेगी, जबकि शेष यहाँ दूरी कितनी बचती है, 1 किलोमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/22 बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 बराबर 22 किलोमीटर। कितना, 22 किलोमीटर। आपसे यूं ही पूछा जाता था कि कुल दूरी क्या होगी, तो बी इज द राइट आंसर। 22 किलो आपकी शेष जो है कुल दूरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 प्रक्षेपणों का मानक यानी कि 50 जो प्रक्षेपणों का मानक विचलन जो है वो 8 है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण में 2 से गुणा कर दी जाए तो मानक विचलन क्या हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। अगर आप ये देखो, एक चीज ऐसी होती है जिसे हम लोग जो औसत निकालते हैं, ऐसे कहते हैं अगर हम इस चीज को कि 50 संख्याओं का औसत 8 है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर लें तो औसत फिर कितना हो जाएगा। देखो एक चीज यहाँ पर समझ लेना है, यहीं पर औसत चैप्टर हमारा पढ़ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यूं सर्च कर लो एवरेज बाई अतुल सर, ठीक है, उसमें पूरा हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो देखो अगर आप किसी भी संख्या में एक एक बढ़ाओगे तो औसत में एक बढ़ेगा, अगर आप संख्या में एक एक घटाओगे तो औसत में एक एक घटेगा, अगर आप संख्या में 2 से भाग करोगे तो औसत में 2 से भाग हो जाएगा, अगर आप संख्या में 2 से गुणा करोगे तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा, औसत में अगर 3 संख्याओं में 3 से गुणा करोगे तो औसत में भी 3 से हो जाएगा। तो सोच लो, यूं कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 8 है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर लें तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगी। 8 दूनी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, उसी के माध्यम से हम लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने इतने के माध्य और माध्यिका का योगफल बताइए। देखो माध्य जो होता है, जो समांतर माध्य होता है, वो कुल संख्याओं का योगफल बटे जितनी संख्या है, जैसे हम लोग औसत होता है सेम तरीके से। तो माध्य का जो मतलब है वो सभी संख्याओं को जोड़ लो और बटे में जितनी संख्या उससे भाग कर लो, ये माध्य निकल आएगा। तो जोड़ लो सभी को, 6 और 1 7 और 8 7 15 और 3 18 2 20, यानी कि टोटल जो संख्याओं का योग है 20। देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग कर लो, तो 4 जो है आपका माध्य निकल के आ गया। माध्यिका के लिए ध्यान दें, पीछे वाले लेक्चर में बताया था मैंने माध्यिका का क्वेश्चन। अगर माध्यिकाओं का n बराबर अगर विषम है तो जो उसकी माध्यिका होती है वो n+1/2 वहां पद होता है। अगर आपकी संख्या सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 और बटे में 2 होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या लगता है माध्यिका निकालने के लिए। तो पहले तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जैसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ये एक सीक्वेंस में लगाते हैं। फिर देखो पद कितने, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो इसकी जो माध्यिका होगी, जो इसकी माध्यिका होगी 5 पद हैं, तो यानी कि 5 5 में 1 जोड़ा 2 बटे में 2, यानी कि जो विषम पद की जो माध्यिका होती है वो n+1/2, यानी कि जितने पद हैं, जितने नंबर हैं उनको उसमें एक जोड़ के आधा कर लो, यानी कि 5 पद थे, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 का आधा कितना 3, यानी कि तीसरा पद जो है वही माध्यिका होगी। तो देखो कौन सा तीसरा पद है, 1 2 3, तीसरा पद 3 है, यानी कि जो इसकी माध्यिका हो गई वो कितनी हो गई 3। अब जो है माध्य कितना था 4, आपसे जो पूछा जा रहा है माध्य और माध्यिका का योगफल, यानी कि 4 और 3 कितना होते हैं 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ भी देखिए बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। ओके, थोड़ा सा स्पीड बना के हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो देखो x के किस मान के लिए बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जिसका बहुतलक हो, यानी कि जो बहुत बार आए। अब x का ऐसा कितना मान है जो हमें बहुलक 27 बताना है, तो x की जगह पर 27 ही होना चाहिए। गिन लीजिएगा कि अगर हमको बहुलक 27 करना है तो x की जगह 27 का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो जैसे आप देख लें कि 27 कितनी बार आया, 1 2 3, 27 जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखो 25 कितनी बार आया, 1 2 3, 25 भी 3 बार आया है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हमें तो बहुलक 27 को बनाना है, तो इसलिए x का मान अगर हम 27 लिख लें तो 27 4 बार हो जाएगा, और जो ज्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। तो देखो समकोण का प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये ए जो है समकोण है, अगर ये ए है, यहाँ बी और यहाँ सी बनाते हैं, ये वाला कोण समकोण है। फिर आपसे कहा जा रहा है ए बराबर 25। अब देखो कोण ए के सामने यहाँ वाली भुजा 25 होगी और बी बराबर ये वाली 7 होगी। और देखो अभी हमने आपको बताया जब अभी आपको समकोण का सिस्टम आ जाए तो ये ट्रिपलेट बहुत याद कर लेना, 3 4 5
5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये देखो 7 24 25, देखो यहाँ 25 है यहाँ 7 है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि ये वाली भुजा जो होगी ये 24 होगी। ये ट्रिपलेट है, ये केवल समकोण त्रिभुज में लगती हैं। अगर इसका मतलब देखो 25 और 7 पता है, तो इसका मतलब जो तीसरी भुजा बची है वो ऑटोमेटिक ही 24 होगी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। ठीक, फिर आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है कि 10b बराबर क्या होगा। तो देखो 10b बराबर, तो 10b बराबर होता है साइन लाल बटे कक्का। ठीक, तो ये देखो लंब होता है, ये आधार होता है, ये जो है लंब होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब ये होता है और आधार ये होता है, यानी कि 7/24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है, यदि संख्याओं में अंतर 60 का हो तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जो जो हम लोग दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है एचसीएफ कितना है, यानी कि मासा बोल सकते हैं कितना है 12 है, और लासा कितना है एलसीएम बोल सकते हैं ये है आपका 24 48। दोनों संख्याओं का अंतर आपको पता है a माइनस बी बराबर कितना है 60, और आपको बताना है a प्लस बी बराबर कितना है। ठीक, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ पर समझना, कभी भी अगर हमें मान लेते हैं किसी एक संख्या का मासा x है, तो हम लोग संख्याएं मान सकते हैं x a और x b। ठीक, यहाँ ये x जो है ये मासा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर संख्याओं का अंतर करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी बराबर, यहाँ पर संख्याओं का अंतर हो जाएगा। और अगर आपको संख्याओं का जोड़ करना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सिखा रहे हैं एकदम से। यहाँ पर अगर संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, लेकिन एक चीज समझो, अगर एक्स ए और एक्स बी का अगर लासा लेना है तो क्या होगा, एक्स ए बी हो जाएगा, यानी कि एक्स कॉमन है ये, और जो नहीं कॉमन है ए और बी नहीं कॉमन है ये लासा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मासा 12 है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो संख्या होगी वो 12 ए होगी, और दूसरी जो संख्या होगी वो 12 बी होगी। अब देखो अगर 12 ए और 12 बी का अगर लासा निकाला जाए तो ये लासा होगा 12 ए बी। कितना लासा होगा 12 ए बी, जबकि सवाल में जो लासा है वो है 24 48 है। तो हम लोग 12 से काट भी सकते हैं, 12 दूनी 24 और 5 चौक 48 ना जाने का 0, 5 चौक 48, यानी कि ए बी बराबर जो आ जाएगा वो 204 आ जाएगा। ठीक, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो संख्याओं में अंतर है वो 60 का है, यानी कि अगर हम 12 ए और 12 बी में अंतर करें तो ये ऐसे हो जाएगा। अंतर करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 ए माइनस 12 बी में जो अंतर है वो 60 है, यानी कि 12 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो a माइनस बी बराबर 60 आ जाएगा, और 12 से अगर हम काट दें तो 12 पंचे 60 है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ से इसकी जरूरत है नहीं, जो हमने यहाँ पर ये प्रोसेस बताई है इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक, तो देखो आपसे बताना क्या है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक, संख्याओं का योगफल यानी कि जो आपको बताना है वो 12 ए प्लस 12 बी का मान बताना है। ठीक, ओके, तो देखो यहाँ पर अब इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, 204 के फैक्टर करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सा लासा था, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर फैक्टर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़ा आसान है। फैक्टर करो, इसके फैक्टर करते हैं। तो देखो इसके जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो आप देख रहे होंगे, अगर हम इसमें 4 से भाग लगाएं तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, यानी कि 51 गुणे 4 लिख सकते हैं बिल्कुल। और 51 को अगर हम लिखना चाहें तो 17 3 51 हो सकते हैं, यानी कि 3 गुणे 17 और गुणे में 4 ऐसे कर सकते हैं भाई। देखो 204 के फैक्टर। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, जो ए और बी ऐसे मान होते हैं जो आपस में कभी कटते नहीं, आपस में क्या कभी कटते नहीं, यानी कि आपस में नहीं कटते हैं। तो हम लोग 4 तियां 12 गुणे 17, यानी कि ए और बी के मान अगर हम देखना चाहें, ए का मान है 12 और बी का मान है 17। ठीक है, यूं देख लीजिए, ए का मान है 12 और बी का मान है 17, तो हम लोग इसका योग निकाल लो 12 ए बी, यानी कि 12 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा ए प्लस बी। 12 ए प्लस बी का मान है 12 और 17 को हम जोड़ेंगे 7 2 9 और 1 1 2 29 हो गया। तो 12 से हम लोग गुणा कर लेंगे, 12 निमा कितना हो जाएगा 108, हासिल लगे 12 निमा 108, हासिल लगे 10, 12 दूनी 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 348 का राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर 348। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमारा जो एलसीएम एंड एचसीएफ की सीरीज है उसको जरूर सर्च करिए, यूं सर्च करिए एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अतुल सर। ठीक है, यहाँ पर अंतर से यहाँ पर हम लोग बिना अंतर के सवाल लगा सकते हैं, बिना अंतर के। अगर आपसे यूं पूछा जाता कि छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, तो 12a और 12b में हम लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या इस तर्क पर कह पाएंगे। जो आपके फैक्टर आए थे 12 गुणे 17, ये a का मान हो जाएगा और b का मान हो जाएगा कितना जो है 17। ठीक है, तो हम लोग छोटी संख्या अगर पूछना चाहें तो 12 से गुणा कराते, 12 12 गुणा 144। अगर आपसे बड़ी पूछना चाहें तो 12 गुणे 17 से गुणा कराते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी समस्या हुई हो तो हम आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की सीरीज नीचे दे देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा समझाने में थोड़ी सी जो है इसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, 1 घंटे से बहुत ऊपर निकल जाता है। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है यदि इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर हो, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। तो देखो जैसे ही यहाँ पर 13 आया तो हमारे एक दिमाग में तुरंत एक क्लिक हो गया, क्या कि 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, एक 5 12 13 होती है, देखो 5 12 13 होती है, एक 7 24 25 होती है, और एक 8 15 17 होती है। ये जो ट्रिपलेट है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई है। कितनी? समकोण त्रिभुज के लिए। किसमें? समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होती है 8 15 17। अब देखो क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, और सबसे बड़ी त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये देखो 13 है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये उससे छोटी है, उससे छोटी, यानी कि 5 12। आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए, तो ये देखो 5 है, सी इज द राइट आंसर। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं 5 है, क्यों? क्योंकि अभी इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर, परिमाप का मतलब होता है कि सारी भुजाओं को जोड़ लो, वो 30 होने चाहिए। तो देखो जोड़ो, तो 13 12 कितना 25 और 5 30, बिल्कुल 30 हुआ। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि इसके क्षेत्रफल की जो है वो 30 सेंटीमीटर है। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार 5 हो चाहे 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की गुणा ही करानी है। 2 छंग 12 6 पंचे 30, क्षेत्रफल भी 30 है, इसलिए बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली ट्रिपलेट काम कर रही है। ओके, तो देख रहे होंगे आप ट्रिपलेट से सवाल एक एग्जाम में कितने सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार मेज का ऊपरी सतह का परिमाप कितना है? जो है 28 है। ये आयताकार प्रमेय होती है, ये देखो इसका जो परिमाप है वो कितना है? 28। परिमाप का मतलब ये हो जाता है कि परिमाप का मतलब क्या होता है, ये चीज हम बता दें कि सभी भुजाओं को जोड़ लो, ये परिमाप होता है 28। अच्छा, एक जो आयत की खासियत है कि यल यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इन दोनों भुजाओं को देखें तो इन दोनों की भुजाओं को देखें तो इन दोनों की गुणा होती है, वो क्षेत्रफल होती है, जैसे 48 है यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो इसका परिमाप है वो 28 है। परिमाप होता क्या है? 2l+a होता है। अगर हम ये बराबर देखो 2l+a ये परिमाप होता है। यहाँ पर या b लिख सकते हैं, b भी लिखना चाहें, b मतलब चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, ये कितना दिया है आपको? 28। तो अगर हम 2 से काट दें तो l+b बराबर कितना है आपका? 14, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें तो 14 हो। और ध्यान दें इसका क्षेत्रफल कितना है? 48 है, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब होता है, आयत के क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48। अब देखो यहां से आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी है, क्या कि सोचो यहां से एल और बी के मान हमको निकालने हैं। देखो कि एल और बी को जोड़ो तो 14 हो जाए और गुणा करो तो 48 हो जाए, तो आपके मन में ये आ जाएगा 7 दूनी 14 होते हैं। लेकिन 7 और गुणे 2 की गुणा, देखो सॉरी 48 अगर हम देखें तो 14 के अगर हम फैक्टर करें, 14 के ये जो 48 है ये 12 चौक 48 होता है, 12 4 16 होते हैं, जबकि यहाँ तो 14 लिखा है। 48 एक और तरीके से होता है 8 गुणे 6 या 6 गुणे 8, लेकिन 8 से देखें 14, तो हाँ बिल्कुल 14 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यल का मान या तो 8 है और या बी का मान कितना? 6, क्योंकि लंबाई ज्यादा हो जाएगी, सिंपल से। ठीक, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई ना। तो एल का मान 8 हो गया, बी का मान चौड़ाई 8 होगी। आपसे पूछ रहे हैं कर्ण कितना होगा, ये देखो मेज के कर्ण क्या होगा। तो देखो ये 6 और ये 8, तो ये 10 होती है ट्रिपलेट की सहायता से। कैसे? 3 4 5, अगर 3 में 2 से गुणा करोगे 6, 4 में 2 से गुणा करोगे 8, तो 5 में 2 से गुणा करोगे 10। देखो कैसे 6 8 10, देखो 6 8 10, ये ट्रिपलेट काम कर रही है। अगर नहीं भी आती है ट्रिपलेट तो यहाँ से वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस में। पाइथागोरस में प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण क्या होता है, पहले तो यही कर्ण बता देते हैं। त्रिभुज का क्या जो है, आयत का कर्ण क्या होता है? अंडर रूट l² + b² होता है, बस सिंपल से। l का वर्ग कर लो 64 और 6 का वर्ग कर लो 36, 64 36 को जोड़ लो 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। चलो राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से इतनी अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो एक वृत्त की परिधि, परिधि वृत्त की क्या होती है? 2πr, और व्यास क्या होता है? 2r, और जो उसके व्यास से इतना अधिक है कितना? 18.6। तो हम लोग यहाँ पर घटाना लगा देंगे। तो देखो यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2 पाई का मान 22/7 और गुणे में यहाँ पर, अच्छा 2r कॉमन ले सकते हैं, 1 मिनट, 2r कॉमन ले सकते हैं ना पूरा। देखो यहाँ पर 2r है और यहाँ पर 2r है, 2r हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा पाई, पाई का मान 22/7 माइनस यहाँ बचेगा 1 बराबर कितना? 18.6। 7 एकम 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं, तो 2 गुणे में r, और यहाँ पर देखो 7 एकम 7 कैसी गुणा होती है,
तो 22 जो है वो 7 में से घट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 15 बटे कितना 7, ठीक 15 बटे 7 बचेगा। ओके, बराबर लिखेंगे हम लोग 18.6। बस यहाँ से कट कर लेते हैं वैल्यू, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 2 ने 18 और 2 तियाँ 6, 93 आ गया। 3 से काट दो 3 5 15, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक। अब हम लोग क्या जो है गुणा करेंगे ऐसे कैंची, ऐसे 7 एकम 7, यहाँ से गुणा कर लेते हैं 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, और बटे में देखो ये 10 है और यहाँ बटे में 5 आ जाएगा, 5 गुणे 10 50 हो जाएगा बराबर आर। तो आर बराबर अगर हमको निकालनी है तो वृत्त का हमको बताना क्या है, तो वृत्त का व्यास बताना है। क्या बताना है? वृत्त का व्यास, ध्यान से समझो, व्यास, वृत्त का वृत्त का व्यास बताना है। तो आपको वृत्त व्यास बताने के लिए आपको 2r चाहिए ना, तो r की वैल्यू है, तो 2r बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर लो, ठीक। 2 से गुणा कर लो पहले इसमें, आप इसमें 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 4, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, और बटे में कितना है 50। देखो 50 से भाग नहीं करना, पहले 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे तो 5 अठे 40 बचे 3 हो गए 34, 5 का 30, अब लगाओ दशमलव, हो गए कितने 40, 5 अठे 40 और बटे में कितना 10। अगर 10 से भाग करना है तो 8.68, 8.68, यानी कि ये पॉइंट है इधर बढ़ाएगा, 8.68 कहीं पर है 8.68। सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कैलकुलेटिंग थी। देखो ओवरऑल वो बता देते हैं कि वृत्त का परिधि होती है वो 2πr होती है और व्यास होता है 2r, ठीक है। बराबर जो अंतर है 18.6, बस यहाँ से आपको सॉल्व करना, कैसे भी पाई का मान 22/7 करके सॉल्व कर लो, यहाँ से r का मान आ जाएगा, r में उसमें 2 से गुणा कर देना, फिर आपकी जो है वृत्त का व्यास आ जाएगा, क्योंकि आपसे व्यास पूछा गया था, ना कि व्यास पूछा गया था, जो कि निकाल के बता दो, सिंपल सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 30% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 407 है। यानी कि किसी संख्या में 8% जोड़ देंगे और 3% घटा लेंगे, तो उसमें जो है उसकी संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो 407 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8% और 3% घटाने पर, यानी कि 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर अपोजिट है, तो आप देखिए 8% और 3% का योग कितना हो जाएगा 11%। 11% बराबर कितना आ गया 407। हम लोग 11 से काटते हैं, 11 3 33, बचे कितने 7, 11 से 77। 1% बराबर आपका आ गया 37। 1% बराबर 37। कोई भी चीज होती है वो 100% हो जाती है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 3700। सी इज द राइट आंसर। अब ध्यान दें, यहाँ पर 8% जोड़ने पर और फिर लिखा होता 8% जोड़ने पर, तो इसका मतलब वो 5% जोड़ने पर तो वो घटते। लेकिन ध्यान दें, अगर हम कोई चीज यहाँ पर है और अगर आप 8% जोड़ोगे तो वो वैल्यू इधर बढ़ के आएगी, और अगर 3% घटाओगे तो वो वैल्यू इधर आएगी। अब सोचो इनके बीच में अंतर कितने का है। अब बहुत से लोग ये सोच लेंगे 8 3 में अंतर तो 5 का है। अरे गधों, सही से सोचो, तो 8 इधर है 3 इधर है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 11 है यार। कई बार गलत कर लेते हो आप लोग। नेक्स्ट है कि जो है कि किसी संख्या की कीमत में पहले 30% बढ़ाई जाती है और फिर 10% घटाई जाती है, कीमत में प्रतिशत कुल वृद्धि क्या होगी। बड़ा आसान तरीका है, और मेरी परसेंटेज की कंप्लीट सीरीज हो चुकी है। सुपर टेट में 9 लेक्चर दिए हमने परसेंटेज के, 8 लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखाया, 1 लेक्चर में पूरा परसेंटेज रिवाइज कर दिया 1.5 घंटे में। तो वहां से आप देखिए ये चीज मैंने बताई हुई है। तो देखो 30% बढ़ाई जाती है तो +30 लिखेंगे, 10% घटाई जाती है तो -10। अब देखो यहाँ और यहाँ पर जो साइन होता है उसकी गुणा यहाँ होती है, तो प्लस माइनस की गुणा क्या होगी -30 × 10 बटे में कितने होते हैं 100। 30 10 में से जाएगा, प्लस का 20 बचेगा। ये देखो माइनस का है, 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3 माइनस के, तो 20 में से 3 घटेगा, 17 प्लस का बचा, यानी कि 17%। 1 मिनट, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों बार मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर 10% बढ़ाई जाती है, 30% बढ़ाई, दोनों बार बढ़ाई जा रही है, घटाई नहीं जा रही है। प्लस का 30 और प्लस का 10, और प्लस प्लस गुणा होगी, प्लस 30 × 10 बटे में कितने 100। तो 30 10 कितना होता है 40, प्लस 0 0 कटेगा, 3 एकम 3, 40 3 कितना हो जाएगा 43%। राइट आंसर सी डी हो जाएगा, डी इज द राइट, 43%। अगर वो सोचो 10% घटाई होती तो वो आपका जो आंसर आ रहा था -10 के हिसाब से वो सही था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है। कितने 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यानी कि एक वस्तु कितने में बेची है, ध्यान दे इसको, क्वेश्चन को देखो, 10 वस्तुएं उसने जो बेची हैं वो 8 रुपए की हैं, ठीक, और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यानी कि एक वस्तु जो उसने बेची है वो 1.25। आपने वस्तुएं कितनी खरीदी थी 10, यहाँ तो देखो ये वाली वस्तुएं हमने लिख ली है, तो यहाँ पर भी 10 ही वस्तुएं बेचोगे ना, तो फिर 10 के हिसाब से आंकड़ा सही होगा। 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी हैं,
और 10 ही वस्तुएं पहले बेचो, तो 10 यहाँ भी 10 बनाओ, तो 10 यहाँ से गुणा करो। अगर आप 10 से गुणा करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर सरक के आ जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। उसका लाभ का प्रतिशत बताना है। 8 रुपये आपके खर्च हुए थे, आपको 12.5 मिले, आपको परसेंटेज का जो लाभ का जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 4.5 का। कितने पर, 8 पर, गुणे में कितने लगाओगे, 100। ओके, पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ जीरो शिफ्ट कर सकते हैं, जीरो से जीरो काट सकते हैं। अगर हम इसको 45 गुणे 10 करें तो 450 हो जाएगा, बटे में 8 भाग कर लें। 8 पंचे 40, बचे कितने, 50। 8 6 48, बचे कितने, 2, और बटे में 8। 2 से काटो तो 1 कम 2, 2 चौको 8, यानी कि 56 सही 1/4% राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, प्रॉब्लम नहीं कोई, लेकिन ये जो सवाल है और तरीके से लगते हैं, ये सिंपल सा सवाल था तो मैंने इसको ऐसे ही उड़ा दिया। एक क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो बड़ा आसान है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो मान लेते हैं कि वो धन था 1, और अगर 2 गुना हो गया तो कितना हो गया, 2। अब सोचो, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है SI बराबर PRT/100। सोचो, धन 1 था, 2 हो गया, ब्याज कितना मिला, 1, तो यहाँ ब्याज की जगह ब्याज लिखो। तो धन कितना था आपका, P कितना था आपका, 1 रुपया था, तो 1 लिखो। आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की दर, तो R रहने दो। समय कितना लग गया, T देखो यहाँ पर कितना है, 10 वर्ष, 10 लिख लो, और बटे में कितने होते हैं, 100। 0 0 काट दो, 10 1 कम 10 बराबर R, यानी कि R बराबर कितना हो गया, 10%। सी इज द राइट आंसर विदाउट फार्मूला एनी, यानी कि कोई भी बिना फार्मूले के हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से उड़ाते हैं। इसलिए आप हमारे लेक्चर को सर्च कीजिए, CI एंड SI बाय अतुल सर सर्च करो, या बाय हाईवे क्लासेस सर्च करो, तो वहां पर जो रिजल्ट आया उसको थोड़ा थोड़ा देखो, टाइम हो तो आराम से देखो, वहां पर चीजें बताई गई हैं। 2 गुना कहा गया, अगर 3 गुना कहा जाता तो धन 1 मान देते, 3 गुना हो गया धन, तो ब्याज कितना मिला, 2, कितने पर, 1 पर, गुणे में R, और समय जो दिया जाए वो लिख लो, बटे में होते हैं 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी 50% हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 300 ग्राम है, और अगर हम इसमें चीनी के विलयन में 40% चीनी है, अगर हम 300 ग्राम का 40% निकालें, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 40 दिया 120, यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि जो चीनी हो गई है वो 120 है। अगर 300 में 120 चीनी है तो पानी कितना है ना, चीनी के विलयन में तो पानी कितना है, ये चीज हमें पता चल जाएगी। तो घटा लो, 0 में से 0 गया, 10 में से 2 जाएगा 8, 180 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 180। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि कितनी इसमें कितनी चीनी मिलाएं। चीनी भी है कितनी, 120 है, 100 चीनी मिलाओ, और पानी तो आपका जो था वही रहेगा, 180 रहेगा। जो चीनी है वो 50% हो जाए, तो चीनी हमने ऊपर लिखा, तो चीनी अगर 50% हो जाएगा तो पानी भी तो 50-50 हो जाएगा, है ना। अगर जैसे हम कहा चीनी 20% है, इसका मतलब समझ लो कि पानी 80% है। अगर हमने कहा चीनी 40% है, तो समझ लो पानी 60% है, मतलब टोटल 100 होगा। तो बस 50 से 50 ही कट जाएगा, 180 से गुणा यहाँ कर देंगे, 120 प्लस x बराबर 180 कम 180, 120 यहाँ 180 में से घटने जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60, यानी कि आपका जो C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 3x इतना इतना ये वाला मान बताना है। तो देखो ध्यान से देखें, तो हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू देखो, 27 है, 9 है, 3 है, कहीं ना कहीं 3 के सब गुणक है, तो 27 को भी 3 का गुणक लिखो। 27 को हम लोग 3 का गुणक कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है, और ऊपर x है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 9 को हम लोग लिखेंगे 3 की घात 2, और बटे में है 3 घात x। इधर ऐसे कैसे गुणा कर लो, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3x ये और 1x है, तो 3 की घात 4x बराबर हो जाएगा 3 की घात 2। अब देखो आधार आधार बराबर, तो घातें घातें बराबर, यानी कि 3 3 यहाँ से कह सकते हैं कि कट गए, तो 3x बराबर 2, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2/4, तो यहाँ से काट देंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 1/2। और जो आपको मान बताना है वो इसका बताना है आपको जो मान बताना है वो इसका बताना है 1/x का मान कितना है, 1/2 की घात 4, तो 1/2 1 की घात 4 करोगे 1, 2 की घात कितना होता है 16, ये 16 ऊपर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई समस्या नहीं, बड़ी आसान है, कैलकुलेशन है, आप कर लेना। जो भी सवाल है एक तरीके से हम आपको हिंट देते चल रहे हैं कि आपको कोई इसमें समस्या ना होने पाए, ये चीज हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि इतने इतने के योग फल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। क्या जोड़ें कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कहा रहा है कि इनके योगफल में कौन सा जोड़, पहले तो इनको जोड़ लेंगे, तो हम लोग इसको सही लिख लेंगे, 4 पंचे 20 और 3 23/4 प्लस 5 को 20 और 4 24/5 प्लस
8 से 56 और 3 59 बटे कितना 8, तो बस इसको जोड़ो, 4 5 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। अब 4 से हम 40 में भाग करेंगे आएगा 10, 10 से हम 23 में गुणा करेंगे आएगा 230, प्लस 5 से हम लोग भाग करेंगे 40 में तो आएगा 8, 8 से गुणा करेंगे 8 चौको 32 के 2 हासिल लग गए 3, 8 दूनी 16 और 3 19, प्लस 8 से 40 में भाग करेंगे 5, 5 से ऊपर गुणा करेंगे 5 ने 45 के 5 और 5 25 और 4 29 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, 5 और 2 7 और 0 7 आ जाएगा, 9 और 9 18 और 3 21 के 1 हासिल लग गए 2, 2 और 1 3 और 1 5 और 2 7, यानी 717 बटे 40 इनका योग आ गया। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ें, यानी कि जो ऑप्शन के हिसाब से क्या जोड़ें जिससे कि परिणाम हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे हमारा परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 40 बटे 3 हो जाएगा। कैसे 3 बटे 40 कैसे, देखो 717 में आप 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 720 और बटे में एलसीएम सॉरी बचने में जो आपका बेस 40 था तो बटे में 40 रहेगा, 0 0 काट दो, 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ चुकी है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 3 4 5 6 10 12 18 जो पूरी पूरी हो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, यानी कि 18। लेकिन इस ऑप्शन को छोड़कर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बना दे। जैसे हम लोग एक ट्राई कर लेते हैं, 1/10 रखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ 40 है, 10 को भी 40 बना लो, 4 से गुणा कर लो, यहाँ भी 40 हो गया, तो 40 40 बराबर जोड़ लो, 717 में 4 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 721 बटे 40। देखो आप 40 से भाग करोगे तो क्या पूर्ण वर्ग आएगा, क्योंकि 10 से भाग करोगे तो दशमलव लग जाएगा, नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो हमने आपको फिट करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने के वर्गमूल में कौन सा छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त एक परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। देखो प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि के वर्गमूल में से, तो आप देखो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल लीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये होती कि आपको इसका वर्गमूल लेना आना चाहिए। जैसे 930.25 है, इसका वर्गमूल लेने के लिए अब आप सोचेंगे कि ये 5 कैसे बने, जब आप 5 का वर्ग करोगे तभी 5 बनेगा, फिर एक अंक छोड़ दिया जाता है, फिर 930, यानी कि एक ऐसी संख्या सोचो जिसका हम लोग वर्ग करें वो 930 से ज्यादा ना हो, यानी कि वो संख्या हमारे हिसाब से आ रही है 30। 30 का वर्ग कितना होता है 900, लेकिन अगर 31 का वर्ग देखा जाए तो 961 होता है, जो कि 930 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30। 0.2 अंक बाद होता है जब वर्गमूल लिया जाता है तो 1 अंक बाद रह जाता है, यानी कि 30.5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 930.25 का वर्गमूल कैसे, अगर आपको ये सीखना है तो वर्गमूल कैसे लेते हैं तो आप यूं सर्च कर सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय अतुल सर, है ना, ऐसा करके सर्च कर लेना। तो वहां पर आपने मैंने एक ट्रिक बताई वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। फिर देखो, फिर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी भिन्न घटाए जिससे एक परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 23 24 25 26 27 28 29, एक पूरी पूरी, यानी कि ये जो पूरी पूरी संख्या अगर आपको प्राप्त करनी है, ये 0.5 है ना, ये हट जाए तो बिल्कुल हमारा सेफ 30 बच जाएगा। अब सोचो इसमें से किसका मतलब 0.5 है, हमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है 1/2 का मतलब होता है 0.5 या आधा कह लीजिएगा, 0.5 घट जाएगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा, इसीलिए बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज अच्छे टाइमिंग में हमने फिनिश किया, थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर 42 मिनट में 43 मिनट में फिनिश किया है अच्छे से। 40 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन फिनिश कर दिए बिल डिटेल के। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पीडीएफ वगैरह के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम चैनल पर। अगर जिनकी मैथ अच्छी नहीं है तो आप यकीन मानिए सुपर टेट मैथ सीरीज ज्वाइन कीजिए, वहां से आपका भला होने वाला है। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो आप मेरे फिजिक्स के लेक्चर जो है ज्वाइन कीजिए, 20 लेक्चर हो चुके हैं, आप धीरे धीरे से आपकी सारी चीजें मजबूत करा देंगे। मेन चीज होती है मैथ, फिजिक्स और मैथ और आपकी रीजनिंग, साइंस, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। मैथ्स के लिए आप तो बेचिंत हो जाइए, पूरा कोर्स मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।